अंदर सारे। हाँ नमस्कार साथियों, आज गड़साना नई मंडी में व्यापार मंडल भवन में यहाँ जो किराना स्टोर के जितने भी व्यापारीगण हैं गड़साना मंडी के यहाँ एकत्र हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग के लिए तो राज्य सरकार की तरफ से अधिकारीगण आए, उनसे हम बात करेंगे किस उद्देश्य से यहाँ अधिकारीगण आए हैं और क्या मामला है पूरा। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, नाम बताइए सर आप। मेरा नाम वरुण है, मैं ट्रेनर हूँ और आज जो ये शिविर लगाया है इनको खाद्य सुरक्षा के बारे में, जो भी हमारे खाद्य व्यापारी हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए लगाया गया है, जिसमें इनको कैसे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो पूरे करने हैं और किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है FSSAI की, उसके बारे में जानकारी देने के लिए रखा गया। SSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इसमें ये सारे जो यहाँ लोग बाग आए हैं किराना स्टोर, ये लाइसेंसधारी हैं? अगर नहीं है जिनके पास तो उनको बनाने होंगे क्या? कंपलसरी कोई सरकार से ऐसा निर्देश है? आज सरकार अपना शिविर जो रखा गया है, लाइसेंस का भी रखा गया है, जहाँ पे हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर साहब भी आए हुए हैं साथ में, और इनको ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जो भी खाद्य का व्यापार कर रहे हैं उनको अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवाना अनिवार्य है और वो उनको अपने पूरे करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। जिनके पास नहीं है और नहीं बनाएंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा? उसके हिसाब से इस एक्ट में प्रावधान है, पेनल्टी का रहेगा, जैसा भी रहेगा वो संबंधित अधिकारी अपने हिसाब से फिर उस पे जो भी कार्रवाई बनती है उसके बारे में वो फिर। तो ये पूरे राजस्थान में आज की ये पूरे ये ट्रेनिंग और ये लाइसेंस की जो है ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और राज्य सरकार जो है ये इनिशिएटिव ले रही है, जो यहाँ पे शिविर लगा रही है और इनको उन्हीं की जगह पे जाके उनके जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करवाई जा रही है। नॉट ओनली इन राजस्थान बट ऑल ओवर इंडिया। ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू है। आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुडे ओनली। ये शिविर जो है ये आज के लिए रखा गया है गड़साना में, और जिनको भी अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं वो अपने यहाँ पे अपने संबंधित अधिकारी जो हमारे साथ टीम में आए हुए हैं वो अपना उनके साथ मिलके अपना ये डॉक्यूमेंट पूरे करें। आम लोगों को इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है? फ़ायदा तो ये है कि जो भी इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, अनुपालना हमें करनी है। क्योंकि जब भी अगर हम जिस प्रकार हम गाड़ी के कागज़ पूरे करते हैं उसी प्रकार ये व्यापार के कागज़ हैं कि कल को कोई भी खाद्य वस्तु का जो भी भंडारण कर रहा है, क्रय विक्रय कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई टैक्स चोरी भी होती है इसके? नहीं, टैक्स से नहीं है ये, बेसिकली इससे टैक्स का नहीं है, इसके लिए ये है कि जो भी मटेरियल मार्केट में बेचा जा रहा है उसमें मिलावट ना हो। अच्छा, मिलावट ना हो, और लोगों की सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, तो जो भी भोजन मार्केट में दिया जा रहा है, खाद्य वस्तु दिए जा रहा है, वो सुरक्षित रहे। सर आप फिर से अपना नाम बताएं। मेरा नाम वरुण है, मैं इंद्रप्रस्थ अकेडमी से आया हूँ और हमें ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने यहाँ पे अधिकृत किया हुआ है। थैंक यू वरुण जी। तो सुना प्रिय दर्शकों, वरुण जी ने बताया कि यहाँ जो है कैंप ये ट्रेनिंग के लिए सरकार की ओर से निर्देशित है और पूरे ऑल इंडिया के अंदर इसी प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं। जो भी किराना की दुकानें हैं उनके जो चलाने वाले लोग बाग हैं तो उनको आज स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जैसा कि वरुण जी बता रहे थे कि ये मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जिनके लाइसेंस नहीं है उनके लाइसेंस भी इश्यू किए जाएंगे। कर रहे हैं उस पे ये कानून लागू होता है जिसका नाम है FSS एक्ट 2006। ठीक है, इसकी जो बॉडी है जो इसको चलाती है, इसके ऊपर निगरानी करती है, देखरेख करती है, उसका नाम है FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए, जब आप कोई भी खाद्य वस्तु का काम कर रहे हैं, आप किसी प्रकार का भी उसका निर्माण कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई सामग्री किसी को दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत प्रकार की सामग्री भी आ जाए, कोई मिलावटी सामान भी आ जाए, जिसको खा के सामने वाला जो भी उपभोक्ता या कंज्यूमर है उसकी सेहत को नुकसान हो जाए। तो उसी को ही कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो हमारे भारतवर्ष में सन 2006 से पहले बहुत सारे अलग अलग खाद्य वस्तु से संबंधित कानून थे। PFA होता था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कहते थे जिसको हम,
मीट का अलग होता था, मिल्क का अलग होता था, तेल का अलग होता था वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। तो सन 2006 में भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने सारे कानूनों को मिला के इस कानून का निर्माण करा जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा कानून, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो जब हम किसी एक्ट को समझते हैं, सबसे पहले हमें जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो रखना होता है कागज का, डॉक्यूमेंट्स का। अभी आप सबके पास गाड़ी है, सबके पास गाड़ी होगा। आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि उसके हमें कितने तरह के कागज मेंटेन करने हैं और क्यों करने हैं। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसके साथ साथ 4 तरह के डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं। आप ड्राइवर का लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी की आरसी बनती है, प्रदूषण होता है, इंश्योरेंस होता है। कल को मैं कहूं कि जी मैंने लाइसेंस बना लिया, मुझे बाकी कागज की क्या जरूरत है, तो मेरी चलेगी कि कानून की चलेगी? कानून की चलेगी। उसमें कहा है कि ये लाइसेंस तो बनाना ही बनाना है, साथ में अपने पोल्यूशन के, प्रदूषण के और इंश्योरेंस वगैरह जो भी कागज हैं वो भी पूरे करें। तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि हमने लाइसेंस बना लिया, हमें बाकी कागज क्यों पूरे करने हैं? तो अभी हमें जानकारी क्या है, अधूरी है, और अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो इसीलिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में एटलीस्ट बेसिक जानकारी हो कि हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है और कौन कौन से हमें कागज अपने पास होने चाहिए। तो देखिए, जब हम व्यापार करते हैं तो हमारे पास कुछ 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। इसमें 2 कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन उन भाइयों को करवाना होता है जिनका व्यापार 12 लाख से सालाना 12 लाख से नीचे का होता है। अगर आपका व्यापार साल का 12 लाख से नीचे का है, सेल की बात कर रहा हूं, मुनाफे की नहीं कर रहा, उससे नीचे का है, तो आपका रजिस्ट्रेशन बनता है, जिसकी फीस जो सरकार ने तय करी है मात्र 100 रुपये सालाना है। और जिन भाइयों का व्यापार 12 लाख से ऊपर का है सालाना, उनका स्टेट लाइसेंस बनता है। तो आप अपने व्यापार के हिसाब से देख लें कि आपका व्यापार किस में आता है, उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कई लोग गलती क्या कर रहे हैं कि उनका व्यापार तो ज्यादा होता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन बना के ही चल रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा। अगर मेरे को सरकार ने अनुमति दे रखी है कि आप सिर्फ बाइक चला सकते हो और अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गलती मेरी हो रही है। उस रजिस्ट्रेशन की अपनी एक लिमिट है, स्टेट लाइसेंस की अपनी एक लिमिट है, ठीक है ना। तो कल को ये मत समझिएगा कि पता नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, वो सब पता चल जाता है परचेज के हिसाब से। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, आपके यहाँ पे एक व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये जो ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, ये उसी के लिए है। ये उसी प्रकार है कि कल को मान लीजिए अगर मैं दवाई की दुकान कर रहा हूं तो दवाई की दुकान में मुझे ड्रग का लाइसेंस भी चाहिए होता है। साथ साथ में उसी कानून में ये भी प्रावधान है कि दवाई की दुकान वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा। ऐसा ही है ना। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कर सकता जिसको पर्चा पढ़ना नहीं आता, एक्सपायरी डेट नहीं पढ़नी आती, कल को कोई सरदर्द की गोली की जाए पेट दर्द की गोली दे बैठे तो नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप खाद्य वस्तु से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रशिक्षण लेना है। या तो आपके पास कोई खाद्य संबंधित कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, नहीं है तो फिर ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो प्रमाण पत्र बन के आएगा वो इस बात की पुष्टि करेगा कि आपको खाद्य सुरक्षा की जानकारी है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे, और आप खुद भी अगर आप काम कर रहे हैं दुकान पे, तो आपको अपना हर साल स्वास्थ्य जांच करानी होगी ताकि इस बात की पुष्टि हो पाए कि आपको कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो खाने पीने के माध्यम से फैल जाए। तो उसके लिए ये एक परफॉर्मा होता है, ये परफॉर्मा है, मेडिकल परफॉर्मा। आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे चले जाइएगा, वहां पे कह दीजिएगा FSSAI मेडिकल परफॉर्मा दे दें, FSSAI मेडिकल परफॉर्मा। इसका वो प्रिंट आउट आपको दे देगा और किसी भी MBBS डॉक्टर पे जाके आप अपना स्वास्थ्य जांच करवा लें और इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लें। यह आपको अपना भी करवाना है और आपके यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करता है आपके साथ उसका भी करवाना है। चौथा डॉक्यूमेंट उनके व्यापार के लिए है जिनके व्यापार में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कराने वाले नहीं आते। अगर आपके व्यापार में पानी का इस्तेमाल होता है, आप कोई आइटम बनाते हैं और उसमें कोई पानी की आप सामग्री डाल रहे हैं, तो पहले ये पुष्टि की जाएगी कि वह पानी पीने लायक है कि नहीं है। तो उस पानी का टेस्ट रिपोर्ट वो आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है, जब भी हम काम करेंगे हमारे पास ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें किसी को डाउट है? और एक बात का ध्यान रखिएगा, हर डॉक्यूमेंट की एक समय अवधि होती है, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, बाद में पता चलता है कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है,
और उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसको कब कब रिन्यू कराना है, कब कब वैलिड करवाना है, ये इसका पता होना चाहिए। लाइसेंस की बात करें तो उसका रिन्यू 180 दिन पहले भी हो जाता है। अगर आपके जो लाइसेंस का जो एक्सपायरी टाइम आ रहा है, जो भी उस पर डेट लिखी हुई है, उससे आप 180 दिन पहले उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमें पता चल गया। किसी को कोई डाउट है पीछे? आगे बात करें। तो जब मैंने कागज अपने गाड़ी के पूरे कर लिए, अब मैं वही गाड़ी लेके सड़क पे चल रहा हूं। उसके बाद भी तो सरकार बहुत सारी बातें कहती है। वो कहते हैं लाल बत्ती हरी बत्ती भी समझो, हेलमेट लगा है कि नहीं लगा, सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई, स्पीड लिमिट है कि नहीं है। उसी प्रकार आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये बात का ध्यान देना है कि आपके पास जब ये डॉक्यूमेंट आ जाए, लाइसेंस और ये प्रमाण पत्र, आप जिस अड्डे पे बैठते हैं वहां पे इसको आपको टांगना है। ऐसा ना हो कि वो पता चले कि लाइसेंस आपका घर में पड़ा है, आप कहें कल को कोई विभाग से कोई टीम आई है चेक करने के लिए और आप कह रहे हैं कि दराज में है, वहाँ नहीं होना चाहिए। दुकान की है, जहाँ भी है, अपने प्राइम लोकेशन पे लगा होना चाहिए। मोस्टली जाते हैं, हम जाते हैं तो कोई काउंटर में दराज में रखा होता है, वो नहीं हो। ये प्रेस्क्रिप्शन इसीलिए है भी आपको पता होना चाहिए, अंदर नहीं रखना होता। आप लाइसेंस जारी करवाते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि मैं उसको प्राइम लोकेशन पे डिस्प्ले करके रखूँ। जिस प्रकार आप जीएसटी का नंबर लगाते हैं, अगर जिन भाइयों के पास जीएसटी का नंबर हो आप उसको भी टांगते हैं, उसी प्रकार आप एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर भी आपको उसको लैमिनेट करके आप उसको या फ्रेम करवा के जहां पे आप काम कर रहे हैं उस अड्डे पे आपको टांगना है। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, आप जिससे भी माल खरीदते हैं आपने पहले इस बात की पुष्टि करनी है कि सामने वाली पार्टी के पास एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर है कि नहीं है। आपने ऐसे व्यक्ति से माल नहीं खरीदना जिसके पास एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर ना हो। ये बात आज ऐसे व्यक्ति से मटेरियल मत खरीदिए, क्योंकि कल को कोई भी माल में कभी पेशी आ गई, ऐसे व्यक्ति को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात का आपको जो ध्यान रखने वाला है, जब भी आप माल खरीदते हैं, स्पेशली तेल घी मसाला, इन 3 आइटमों का स्पेशली कह रहा हूं, सब बिल तो सबका रखना है, इनका जरूर रखना है। और मैं बिल की बात कहूंगा तो पक्के बिल की बात कर रहा हूं, कच्ची पर्ची की कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार बिल के ऊपर जीएसटी का नंबर आता है, उसी प्रकार अब एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर भी बिल पे आना चाहिए जो खाद्य वस्तु से काम कर रहे हैं। यह बात इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आप कल को कोई आइटम खरीद रहे हैं, अभी देसी घी का मार्केट में रेट क्या मानते हैं आप, कितने का है? 600 से 650 रुपए के बीच में चल रहा है। तो क्या होता है कि खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, इसका कॉपी वाला माल तैयार कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज्यादा होता है। आपने भी वो मटेरियल रख लिया और आपने उससे किसी तरह के बिल की मांग नहीं करी, अचानक ही पता चलता है विभाग से कोई टीम आई और वही सैंपल भर के लेगी और सैंपल हो गया फेल। अब आप मुझे बताओ कि किस पे कार्रवाई बनेगी, किस पे कार्रवाई होगी? वो केवल दुकानदार पे होगी। आपके पास बिल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल आप हो। आपके सामान आपके पास मिला तो आप ही जिम्मेदार हो, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। उसका बिल होगा उसी बैच नंबर से हो। कई बार बिल लेते हैं उसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी नहीं होता, तो आप प्रूव कैसे करोगे उसको? ये माल आपसे लिया है, उससे बैच नंबर और एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर हो, ये जरूरी देखना है। तो जब आप बिल लेते हैं तो उस पर बैच नंबर भी डलवाना है। मान लो आप कोई घी ले रहे हो, तेल ले रहे हो, कुछ भी आइटम ले रहे हो, खरीद रहे हो, बैच नंबर समझते हैं जो लेबल पे जानकारी दिया होता है वो किस बैच का माल है, वरना इस बात की पुष्टि करना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप खुद ही पैक करके भेजे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं। ऐसे हालात में मैं देखता हूँ कि लोग फोन कर रहे होते हैं और वहां पे पता चल रहा होता है सामने वाली पार्टी भी कहती है आपने हमसे माल कब लिया। बाद में बिल वाला चक्कर मत छोड़ना, बाद में अगर आपका सैंपल भरा गया तो बिल देने से मना कर देता है, मोस्टली ये होता है। तो वो जिम्मेदार दुकानदार ही बन जाता है उसमें, तो ये माल उससे लिया हो। ठीक है, तो इसका हमें पहले ध्यान रखना है। तो ये था जब हमने ये काम के बारे में, हमने जब डॉक्यूमेंट का समझा और बिल के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि ये खाद्य सुरक्षा आखिर होती क्या है। तो देखिए आप इस पे बार बार शब्द पढ़ रहे होंगे, जोर दे रहा है फूड सेफ्टी। सुरक्षा का मतलब होता है सेफ्टी, और एक शब्द होता है क्वालिटी। तो जब भी हम आइटम खरीदते हैं हम ज्यादातर क्वालिटी की बात करते हैं कि हमारा माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। तो पहले आप ये बताएं कि क्वालिटी और सेफ्टी में आप अंतर क्या समझते हैं, क्या क्वालिटी होती है और क्या सेफ्टी होती है? कोई बताएगा या बताना चाहेंगे? आप क्वालिटी से क्या मतलब समझते हैं और सेफ्टी से क्या मतलब समझते हैं? कोई नहीं, चलिए
क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, किसी में गुणों की मात्रा कितनी है, ठीक है। और सेफ्टी का मतलब होता है कि क्या वो भोजन सुरक्षित है कि नहीं है, ठीक है। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मैं एक चाय पत्ती का व्यापारी हूं, मेरे पास एक हल्की ग्रेड की चाय पत्ती पड़ी हुई है जो मार्केट में बिक नहीं रही है। अभी चाय पत्ती का क्वालिटी किस चीज से चेक किया जाता है? इस्तेमाल करने के बाद वो रंग कैसा दे रही है और स्वाद में कैसा है, ऐसा ही है ना। तो वो हल्की ग्रेड की जो चाय पत्ती है, एफएसएसए ने ज्यादातर उसके सैंपलों में देखा है कि कई लोग उसमें कपड़े को रंगने वाला डाई मिक्स कर देते हैं, जो जिसे कपड़ा रंगा जाता है ना, कई लोग वो कलर बीच में डाल देते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने उस हल्की ग्रेड की जो चाय पत्ती थी उसमें वो 2 केमिकल मिक्स कर दिए जो सरकार ने कह रखे कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, उसके गुण तो बढ़ा दिए, अब जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसको रंग भी मिल रहा है, स्वाद भी मिल रहा है, परंतु मैंने सुरक्षा को क्या किया, सुरक्षा को क्या किया, डाउन कर दिया ना, खत्म कर दी। अब वो खाने लायक तो रही नहीं वो चीज, जो भी खाएगा वो बीमारी पड़ेगा। ये चीज हमें समझनी है। जरूरी नहीं है कि वो जो सामने जो चमक रही है चीज वो खाने लायक ही हो। कई लोग अपनी मिठाई में रंग का जरूर से ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, और कई जगह पे तो ऐसे रंग इस्तेमाल कर रहे हैं जो अप्रूव्ड ही नहीं होते, सिंथेटिक कलर, ऐसे वाले कलर जो खाने में इस्तेमाल ही नहीं होने चाहिए, कई लोग वो अपनी मिठाई में भी डाल देते हैं। तो एफएसएसएआई ऐसे माल को अनसेफ कहता है। क्या कहता है? अनसेफ, वो खाने लायक नहीं है। देखिए एफएसएसएआई कई चीजों पे कार्रवाई करता है, आपको जो समझनी है वो मुख्यतः तौर पे 3 तरह की समझनी है। पहला होता है मिसलेबलिंग। ये जो पैकेट वाला माल होता है इसके ऊपर एक लेबल जो होता है, इसमें सरकार की तयशुदा जानकारी आनी चाहिए, जैसे कि उस पर इंग्रेडिएंट्स, सामग्री की सूची है कि नहीं है, बैच नंबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नाम और पता, कंप्लीट एड्रेस मैन्युफैक्चरर का है कि नहीं है, उसकी निर्माण तिथि दी हुई है कि नहीं दी हुई। ये सारी की सारी सरकार कहती है कि ये जानकारी लेबल पे होनी चाहिए। अगर वो लेबल पे जानकारी नहीं है तो वो मिस लेबलिंग के प्रावधान में आ जाती है कि आपने लेबल पे जानकारी अधूरी रखी हुई है। तो इसमें बनाने वाला तो है ही है जिम्मेवार, बेचने वाला भी है। ये उसी प्रकार है कि मैं एक दवाई की दुकान कर रहा हूं और मेरे पास ऐसी दवाई पड़ी है जिसके ऊपर कोई लाइसेंस नंबर ही नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो लेबल है, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो जो लेबल है उसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि एक लेबल पे क्या क्या जानकारी रहती है। दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है सरकार के कुछ मानक हैं जो उन्होंने तैयार कर रखे हैं कि अगर ये आइटम बनेगी तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, आपने कभी ये बड़ी सुनी होगी खबर आती है कि ये जब दिवाली का सीजन आता है तो नकली मावा पकड़ा गया, नकली मिठाई पकड़ी गई। ये जो नकली और असली का फर्क है ये स्टैंडर्ड ही तय करते हैं, ये मानक ही तय करते हैं। तो ज्यादातर अगर मैं मिठाई का एक एग्जाम्पल लूं, उदाहरण लूं, तो मिठाई के अंदर एक आइटम डलता है खोया। अभी सरकार कहती है कि खोए का मतलब है उसमें 30% मिल्क फैट होना चाहिए। अगर उसमें 30% मिल्क फैट नहीं निकलता तो वो सैंपल क्या है, वो सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में चला जाता है, कि मतलब उसके मानक पूरे नहीं है। अभी खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, दूध में से फैट निकाल लेते हैं, फैट अलग बिकता है, महंगा बिकता है, और उसी दूध के अंदर मिल्क पाउडर डाल के, रिफाइंड ऑयल डाल के खोया तैयार कर रहे हैं। तो ये वाले सैंपल फेल हो जाते हैं, ये सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में चले जाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है अनसेफ। ये ज्यादा खतरनाक होता है। अभी आपने जो चीज मिक्स करी है, मिलावट मिक्स करी है, वो फिर भी खाने लायक है, उससे अभी सेहत का नुकसान नहीं, परंतु ये किस्म का फ्रॉड ही है। जो सरकार कह रही है आपने उसकी चीज की पूर्ति नहीं कर रखी है, परंतु एक ऐसी मिलावट होती है जो जहरी है, जो खाने लायक ही नहीं है, उसको सरकार कहती है अनसेफ। क्या कहते हैं? का कोई तोड़ नहीं होता है। अनसेफ में सजा का ही प्रावधान है। रंग एक छोटी सी चीज है, मिठाई में डालते हैं, आपने कहते नहीं जी ये तो परमिटेबल है, फूड ग्रेड ही है। फूड ग्रेड की एक निश्चित मात्रा होती है, उतनी डालनी होती है। लोग कहते हैं, मांग करते हैं, सब लोग लेते नहीं ज्यादा रंग के बगैर, लेकिन उसके जिम्मेदार आप हो। आपके पास सामान मिला है, रंग वाला मिला है, कोई सैंपल भरा गया, अनसेफ आता है तो 100% सजा का प्रावधान है। दूसरों में फिर भी बचाव हो जाता है, पेनल्टी से बचाव हो गया, रंग का कोई बचाव नहीं है। ये विशेष ध्यान दें मिठाई वाले। दीपावली पे मिठाई में रंग बहुत ज़्यादा इस दौरान देखा मैंने, उसका कोई तोड़ नहीं है, सजा ही है उसकी, सिर्फ वो अनसेफ की श्रेणी में जाएगा। तो अनसेफ हमारा माल नहीं होना चाहिए। आप जो आइटम डाल रहे हैं आपको पता होनी चाहिए उसकी मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है, क्या है। मैं एक जगह पे देख रहा था, उन भाई साहब का समोसे का काम था, उसने क्या किया, रंग का डिब्बी खोली, चटनी बना रहे थे और पूरी की पूरी रंग की डिब्बी चटनी में डाल दी। क्या हमें इतना रंग डालना है?
भैया हर चीज़ की मात्रा है। अगर मैं किसी भी चीज़ को जरूरत से ज़्यादा दूंगा, अगर नमक आप दिन का, अगर सरकार कहती है 5 ग्राम खाना है, अगर आपको मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो आपको बीपी का रोग ही देगा। वो नमक आपका स्वाद नहीं बढ़ा रहा, आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है। चीनी के साथ भी ऐसा ही है, अति हर चीज़ की बुरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। एक अमूमन और गलती, जैसे आप अनसेफ की अगर मैं बात करूं, कि अनसेफ जरा ज्यादा खतरनाक रहता है। आपने एक खबर ये बड़ी सुनी होगी, बड़ी कॉमन आती है नवरात्रों में, कुट्टू काटा खा के लोग बीमार हो गए। सुना होगा ना, खबरें आती है। अभी जो कुट्टू काटा खा के बीमार हुआ है, ये जिम्मेवारी किसकी रहेगी? जिसने बेचा होगा। और गलती से अगर किसी की मृत्यु होगी कोई ऐसा आइटम खा के, तो आप देख लो कि कितना मुश्किल। तो हमारे को यह समझना है कि अनसेफ वाली आइटम हमारे पास ना आए। और एक बड़ी और जो देखी जाती है कॉमनली, बड़ी अमूमन गलतियां देखी जाती हैं, आप लोग जो तलने के तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें सरकार ने एक मात्रा कह रखी है कि टीपीसी की मात्रा, टोटल पोलर कंपाउंड जिसे बोलते हैं हम, वो उसकी मात्रा अगर 25% से बढ़ जाए तो वो तेल खाने लायक नहीं रहता। अब वो मात्रा कब बढ़ती है? जब आप उस तेल को बार बार हीट पे रख रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का उसको मापने का यंत्र नहीं है, उस टीपीसी की मात्रा को मापने का यंत्र नहीं है, तो आप 3 बार फ्राइंग करने के बाद चौथी बारी उस तेल को बदल डालें। ऐसा ना हो कि वो तेल काला पड़ता जा रहा है और आप उसे बार बार फ्राइंग लेते जा रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो सिर्फ फ्राइंग ले ली है, 3 बार फ्राइंग करने के बाद चौथी बारी ऐसे तेल को बदल डालें। तो ये 3 चीजें आप समझ गए, मिसलेबलिंग, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ। देखिए ये 2 तेल आपस में कभी नहीं मिलाना होता। मिठाई में, समोसे में आपने 2 तेल मिला देते हैं, वो सैंपल फेल होएगा 100%। कोई भी चीज बनाए वो एक तेल में बनाए। अगर आप एक ही प्रकार का ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उसी में बनाइए, ना करें कि कई लोग मिक्स कर देते हैं, उसको दूसरे हिस्से में डाल देते, नहीं ये बच गया तो कोई इसमें मिक्स कर दें, वो सैंपल फेल होएगा हर समय, देख लेना। देखिए भोजन में, हो कोई भी हो, भोजन में अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के खतरे जो हैं वो आते हैं। पहला होता है भौतिक खतरा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। तीसरा होता है रासायनिक खतरा, जिसको हम बोलते हैं केमिकल हजार्ड। और तीसरा जो होता है वो होता है जैविक खतरा, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। इन तीनों की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं भौतिक खतरे की बात करूं तो मैं अपने मित्र के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता हूं, वहां पे मैं खाने के आइटम का ऑर्डर देता हूं। जैसे ही वो मेरा फ्रेंड वो आइटम खाता है तो उसके दांत के पिछले पोर्शन पे जाके कुछ लोहे के पीस चिपक जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। मैं वही आइटम लेके दोबारा रेस्टोरेंट वाले के पास जाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब क्या माल दे दिया आपने? वो मुझे जवाब क्या देते हैं, कहते भाई साहब ये गलती क्या हुई है कि हमारे यहाँ पे सवेरे जो वर्कर आते हैं उनको हमने बर्तन को धोने के लिए वो लोहे वाला मांजना आता है ना, जिसको आप जूना बोलते हैं, वो दे रखा है, और गलती से उसके 2-3 पीस उसी में रह गए और उसी में हमने माल तैयार कर दिया और वही माल आपके पास आ गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर गलती से वो लोहे का पीस किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो बिना ऑपरेट करे उसे बाहर निकाला जा सकता है? जो भी सामने वाले कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के शरीर पे नुकसान पड़ा, उसको जिम्मेवार कौन होगा? किसकी जिम्मेवारी है? बेचने वाली। तो जैसा भी कंकर पत्थर हो, स्टेपलर की पिन हो, पता चल रहा है यहाँ पे समोसे बन रहे हैं, चटनी पड़ी है, 4 रबड़ बैंड भी चटनी में तैर रहे हैं, ये जितनी भी गलती है ये भौतिक खतरा है। धूल मिट्टी आ रही है, ये भौतिक खतरे में आती है। हमें अपने माल को भौतिक खतरे से बचाना है। दूसरा खतरा होता है रासायनिक, ये भौतिक खतरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रसायन कहीं से भी आ सकता है, जैसे सर ने बताया रंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई बर्तन धो रहे हैं, पता चल रहा है केमिकल उसका रह गया अंदर किसी प्रकार का। मैं एक जगह पे गया, वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट में भाई साहब मक्खी को मारने के लिए वो छिड़काव कर रहे हैं दवाई का, और वही दवाई जो है वहीं पर पड़े बर्तनों पे भी जा रही है, उसी में लोग पानी पी रहे हैं। ये सारे के सारे रासायनिक खतरों में आते हैं। रासायनिक खतरे की एक स्टोरी है। एक स्कूल के बाहर एक व्यक्ति रेडी लगाता था और आइटम बेचता था चाउमीन। अभी चाउमीन में एक आइटम डलती है जिसका नाम है सिरका। सिरके की अगर मुझे एक बोतल तैयार करनी है तो थोड़ी मात्रा में एसिटिक एसिड डलता है, बाकी मात्रा में उसमें पानी होता है। गलती से उस रेडी वाले के पास वो पूरा का पूरा जो बोतल था वो प्योर एसिड का आ गया।
अब भाई साहब अपनी समझ से चाउमीन बना रहे हैं और अपनी समझ से सिरका डाल रहे हैं, पर डल क्या गया? एसिड। जैसे ही उस बच्चे ने खाया, उसकी वो खाने वाली नली को डैमेज करता चला गया, चीरता चला गया। बच्चा स्कूल के बाहर ही बेहोश हो गया। स्कूल के प्रशासन ने उठा के उसको जब एडमिट कराया सिविल अस्पताल में, और जब पुलिस बयान लेने आई तो उसने कहा कि मैंने फलाने फलाने अंकल से चाउमीन खाई। और आपको पता है ऐसे हालात में फिर क्या होता है? बच्चा चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, रिश्तेदार किसी का भी हो, कोई नहीं फिर इस मामले में छोड़ता। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में रासायनिक खतरा ना आए। तो जो मैंने आपको ये टीपीसी की बात बताई है, जो रंगों की बात बताई है, ये सारी की सारी इसी में आती है, रासायनिक खतरे में आती है। एक और जो सबसे बड़ी कॉमन रासायनिक खतरे में एक और जो आ रही है आजकल, आप लोग अखबार के बने कागज के जो लिफाफों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अखबार के बने कागज का लिफाफे और किसी भी माल के नीचे जो पकोड़े वगैरह जो भजिया वगैरह कर रहे हैं और नीचे अखबार लगा देते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है भैया। उस पर लगी होती शाई, लिखावट होती है और वो प्योर लेड है। आप उस पर सामान रख के बेचेंगे या सामान देंगे, वो सारी की सारी शाई उसकी चूस लेगी। कल को ऐसा माल जो भी खाएगा उसको इस पे कैंसर जैसा रोग होने के चांस बढ़ा देगा। ये इतना खतरनाक होता है, पर लोग इसको इतने हल्के में ले रहे हैं कि कोई मतलब क्या है। उसकी जगह पे आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर लो, इस तरह की एल्यूमिनियम फॉइल आती है प्लेन कलर की, उसका इस्तेमाल कर लो। खाकी के लिफाफे आते हैं, उसका इस्तेमाल कर लो। प्लेन कलर के लिफाफे आते हैं, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, पर अखबार के बने कागज के लिफाफों का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप अपने आसपास देख भी रहे हैं तो सामने वाले को भी कहो कि रेडी वाले को, भैया इसको बदल डालो, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप किसी की जान ही बचा रहे हो, इसमें कोई वो नहीं है। कल सामने वाले को अगर टोक भी दिया तो इसमें कोई गलती नहीं है, बुरा मानता है वो अपनी वो है समझ। तो इसका ध्यान रखना है कि रासायनिक जो है, रसायन ऐसा रसायन आपके मटेरियल में ना आए। तीसरा जो खतरा होता है वो जैविक खतरे की अगर मैं बात करूं तो सन 2019 में कोरोना नाम की बीमारी पूरे विश्व में आई, और आपको पता हो शायद उस टाइम में उसका एक कारण सरकार ने यह भी निकाला था सामने, WHO ने, कि चाइना के किसी रेस्टोरेंट में किसका सूप पिला दिया था, इसका चमगादड़ का। आगे ना खाद्य सुरक्षा, यही होती है खाद्य सुरक्षा। उसके बाद आपको पता है कि क्या हालात हुए हैं। लॉकडाउन जैसी समस्या आई, करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, व्यापार कहां गए, क्या हुआ, सबको पता ही आगा। और उसके बाद WHO ने साफ तौर पे कह दिया कि कोई भी जंगली जानवर का मांस मार्केट में ना बेचे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि वायरस आया है कहां से। किसी प्रकार का भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस माल में आ रहा है, वो जैविक खतरे का कारण है। 3 चीजें होती है जैविक खतरे के लिए, हवा, पानी और भोजन। पता चल रहा होता है कहीं पे ब्रेड पे फफूंदी लगी हुई है, वो ब्रेड का उसके फफूंदी वाला पोर्शन निकाल के उसके ब्रेड पकोड़े बना के दे रहा है, उसकी सैंडविच बना के लोगों को दे रहा है। उसको ग्राहक की सेहत से कोई मतलब नहीं है। देखिए बहुत सी हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी होती है। हम ग्राहक को एक भगवान का अगर दर्जा दे रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने जिस प्रकार भगवान को गलत चीज नहीं दे रहे, इस हिसाब से अपने ग्राहक को भी गलत चीज नहीं दे। इतनी समझ हमारे को होनी चाहिए अगर व्यापार कर रहे हैं। और अगर आप